अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, पीडीएम ने मार्च 2022 में इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ मार्च करने का ऐलान किया हुआ है। 6 दिसंबर 2021 को पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से ऐलान किया गया था कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद की जानिब से 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ मार्च किया जाएगा। लेकिन आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस बात का इम्कान है कि साल 2022 में आलमी मार्केट्स में तेल और गैस की कीमतों में कमी हो सकती है। अगर आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतों में कमी हुई तो इसका असर पाकिस्तान पर भी ऑब्वियसली आएगा और पाकिस्तानी हुकूमत तेल और गैस की कीमतों में कमी कर देगी। पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमतें कम होने की वजह से दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी वाक़ होगी, जिसके असरात के नतीजे में महंगाई कम होने का खदशा है और जिससे मुमकिना तौर पर पीडीएम का महंगाई के खिलाफ मार्च भी मुतासिर हो सकता है। इस पे बात करेंगे नाज़रीन, बात करेंगे। एक तरफ जहां पर पीडीएम मार्च करने जा रही है और आलमी मार्केट में महंगाई कम हो रही है जिसका असर पाकिस्तान पर ही पड़ेगा, वहीं पर दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमने अवाम से राब्ते तेज कर दिए हैं, राब्ते बढ़ा दिए हैं और खुद अवाम ने जाना शुरू कर दिया है। हुकूमत क्या हम मंसूबे कौन कौन से हैं और क्या क्या इकदाम हुकूमत इस वक्त कर रही है और इसके साथ साथ पीटीआई की हुकूमत आगे नए कौन से मंसूबे अवाम के लिए लेकर आ रही है, वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे आइंदा इंतखाबात के बाद नून लीग का वजीर आजम का उम्मीदवार कौन हो सकता है। हाउस ऑफ शरीफ के तर्जुमान वजीर आजम के लिए उम्मीदवार से मुतालिक मुतज़ाद दावे कर रहे हैं। एक तरफ साबिक वजीर आजम शाहिदा खान अब्बासी का एक बयान सामने आता है और काउंटर में जवाब आता है मोहम्मद जुबैर साहब का भी। दोनों हजरात क्या फरमा रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे और उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। कल की स्टोरी का फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ ने किस तरह गुजरात के औरंगजेब भट्ट से 2 चेक लेकर उन्हें ओहदे से नवाजा है और तो और अता तारक किस तरह गैर कानूनी ओहदे के नोटिफिकेशन के इजरा का काम करते रहे हैं, कर रहे थे। इस पर प्रोग्राम में आपके एक्सक्लूसिव स्टोरी एंड पे शेयर करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहाफी तजज़ियाकार सिद्दीक जा और सहाफी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि महंगाई चूंकि बड़ी भी है और काफी ऐसी महंगाई भी हुई है जो कि अवाम भी कंट्रोल से बाहर भी हो चुकी थी, लेकिन अब जो रीसेंट अपडेट्स आ रही हैं वो ये सामने आ रही हैं कि अवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। आलमी मार्केट में तेल गैस की कीमतें कम हो रही हैं जिसका असर ऑब्वियसली पाकिस्तान पर ही पड़ेगा और जब तेल और गैस की कीमतें कम होती हैं तो दीगर जो अशिया होती हैं उन पर भी उसका असर वाज़े तौर पर सामने आता है। आज समरी भी अरसाल की गई है जिसमें पेट्रोल की कीमतों में कमी 8 से 10 रुपए के दरमियान जो है वो तजवीज़ की गई है। आपको क्या लगता है कि अगर ये चीजें अच्छाई की तरफ जाती हैं और महंगाई वाकई में कम हो जाती है, सही तरीके से इकदाम अगर हुकूमत कर लेती है, तो क्या जो पीडीएम मार्च करने जा रही है 23 मार्च 2022 को, वो कितना कारआमद रहेगा, उसमें कितनी एनर्जी रहेगी? फिर देखें, जून 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मईशत के हवाले से पॉलिसियों का जो ग्राफ था ये बहुत ऊपर था। आपको याद होगा जब ग्रोथ रेट मनफी से निकलकर मुस्बत में गया और तमाम आलमी इदारों की जो पेशन गोइयां थी वो गलत साबित हुई, उसमें जून और जुलाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उसके बाद अचानक ऐसी डेवलपमेंट्स हुई आलमी मंडी में और ओवरऑल एक ऐसा सिनेरियो बना, अफगानिस्तान की सूरत हाल, तो अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत प्रेशर में आना शुरू हो गई। फिर आलमी मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जब पेट्रोल पहुंचा, उधर से आईएमएफ जो है वो बाजू मरोड़ रहा था, प्रेशर था, तो डॉलर जो है वो काबू से बाहर हो रहा था, हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता जा रहा था और उसकी रीजन ये है, एक तो डॉलर की कीमत ज्यादा हो गई और आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। उसका सारा इंपैक्ट आया आम आवाम पर, लेकिन उससे ज्यादा इंपैक्ट आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो गए। अगरचे ये तमाम लोग जानते थे कि ये आलमी मार्केट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चीनी का मामला भी उठ गया, 150-160 रुपए पे चली गई। अब वही चीनी जो है वो 50-60 रुपए नीचे आ गई है। मामले में कहीं ना कहीं अदील माफियाज भी खड़े हो जाते हैं, माफिया भी खड़े हो गए और जाहिर है जब हुकूमत प्रेशर में होती है तो फिर तमाम लोग अपने स्कोर सेटल करने के लिए ये माफियाज होते हैं ये मैदान में आ जाते हैं। अब आलमी मीडिया से जो आ रही हैं
जो आलमी मीडिया के इदारों की 3-4 खबरें आपके साथ आज शेयर करेंगे कि जो बता रही हैं कि पीडीएम मार्च की डेट देकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी है, क्योंकि अब बल्कि एक तो वैसी डेट पे इख्तलाफ था, एक तो 23 मार्च की डेट उन्होंने शायद किसी मकसद के लिए दी थी, लेकिन ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज था। वो पीडीएम जो कहती थी जी इमरान खान को लाया गया है, तो इलेक्शन की साख पर सवाल उठाती थी, उससे तो उन्होंने ले लिया यू टर्न, वो आगे मुकम्मल तौर पर महंगाई पे और टाइम दे दिया मार्च का। अब आलमी मीडिया क्या कह रहा है इस हवाले से? आलमी मीडिया यह कह रहा है कि साल 2022 में तेल और गैस की कीमतें आगाज से ही कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगी, डिमांड कम हो जाएगी। और इसमें अभी ये तो शुरू हो गई है ना कम होनी। अभी जो समरी गई है, पहले मुख्तसरन सा इसके बारे में बता लो। 3 तजावीज हैं ओगरा की जानिब से जो समरी गई है, कल इस पे फैसला होने जा रहा है। 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की जो तजवीज है, इसमें अब कल कितना रिलीफ मिल सकता है आवाम को, सिर्फ कल के दिन की हद तक बात करते हैं। उसमें अगर लेवी जो कि 4 रुपए तक फी लीटर अगर इसको बढ़ाया जाता है तो फिर 4 रुपए फी लीटर कमी होगी, क्योंकि इन्होंने जो अपना जो टैक्स है वो रिकवर करना है। ये जो बिल्कुल खसारे में चली गई थी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, फिर टैक्स अगर दुगना किया जाता है, अगरचे आईएमएफ की इसको दुगना करने की डिमांड नहीं है, उन्होंने अपना एक वो जो 4 रुपए तक का एक इनको दिया हुआ है, डेडलाइन दी हुई है हर 15 दिन बाद जो इन्होंने करना है, तो उसमें फिर ये कीमतें बढ़ेंगी तो किसी सूरत नहीं, फिर ये बरकरार रह सकती हैं कीमतें। लेकिन ये एक इंतहाई गैर मकबूल फैसला होगा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब आलमी मार्केट में गिर रही है, तो इसे मैं नहीं समझता। यही बनाया गया था कि आलमी मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं। अब आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $74 फी बैरल जो है अभी रही, और अब देखें आलमी मार्केट में कीमतें गिर रही हैं। अब ये अपना जब टैक्स रिकवर करने के लिए अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये एक इंतहाई गैर मकबूल फैसला होगा। इसलिए ये 8 से 10 रुपए की अगर सिफारिश गई है तो कल 4 रुपए तक रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। अच्छा, अब जो बिजनेस इंसाइडर है, चूंकि इस पर सदीक साहब ने भी बात करनी है तफसीली तौर पर, अब बिजनेस इंसाइडर जो है वो ये उसने 1 दिसंबर की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि साल 2022 के आगाज में आलमी मार्केट में तेल की जायद सप्लाई होगी, जिससे तेल की कीमत नीचे जाने का इम्कान है। अब सबसे ज्यादा तो प्रेशर ही ऑयल प्राइसेस के हवाले से हमारी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इस वक्त हिट ये कर रहे हैं। अच्छा, अब तेल की कीमतें अगर नीचे आती हैं तो ये तमाम लोग जो उस वक्त ये कह रहे थे जी नहीं आलमी मार्केट नहीं है, वो वहां की आमदन का भी हिसाब लगाएं, वहां की फी का आमदन, अब ये मैं समझता हूं कि अपोजिशन के लिए यह परेशानी की बात है कि एक ही ये मामला रह गया था जिसके ऊपर इन्होंने सियासत करनी थी, और उसमें उन्होंने जो डेडलाइन दे दी है। तो सिर्फ सियासत नहीं थी अदील, वो जायज भी है, अपोजिशन का काम है अगर महंगाई होती है तो उस पर बात बिल्कुल बिल्कुल जायज है, लेकिन यह जायज है कि 4 महीने बाद आप एहतजाज करें। महंगाई आ जाए तो एहतजाज आप 4 महीने बाद करने जा रहे हैं। 9 जमातें हैं, आपसे चंद हजार लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको कि आप एहतजाज करें, सड़कें ब्लॉक कर दें, लेकिन आपने तो आप एहतजाज का जो आपका बयानिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एहतजाज का वो जो बयानिया है, तो फिर आप ये अवाम की आंखों में धूल तो ना झोंके ना। 4 महीने बाद, और वो भी 23 मार्च की आप डेट दे रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही। तो वैसे सब कुछ ब्लॉक होगा, उस दिन ब्लॉक होगा, लेकिन इन्होंने शायद वो डेट इसलिए रख दी कि हमसे बात की जाए जी 23 मार्च को ना करें, और हमको रेलेवेंट होने का कोई हमारा भी बात बन जाए। फिर इसी तरह S&P ग्लोबल ने भी यही कहा है 7 दिसंबर को। उन्होंने कहा है कि साल 2022 के आगाज पर जो आलमी सतह पर जो तेल की फराहमी और तलब में तवाजुन पैदा हो जाएगा। हुआ क्या कि जब कोविड के बाद जब दुनिया खुली तो पैदावार जो थी वो तो उतनी थी, अचानक डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ी तो कीमतें जो है शूट कर गई। तो अब ये खबर जो है ये पीडीएम के लिए, अपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अवाम के लिए ये अच्छी खबर है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आने वाले कई महीनों में गिरती नजर आएंगी, और इसका रिलीफ इस बात का इम्कान है कि कल से मिलना शुरू हो जाएगा जो अभी तक कीमतें गिरी हैं। ठीक है सिद्दीक, आप नहीं समझते अगर जिस एक पॉइंट के ऊपर इस वक्त ऑपोजिशन आगे लड़ रही थी, या मार्च का उन्होंने अनाउंस किया है, ऐलान किया है, तो ये अगर आलमी मार्केट में प्राइसेस कम होती है तो पाकिस्तान पे जब इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली यहां पर भी कम होगी, तो फिर पीडीएम का आपको नहीं लगता कि जो मार्च है, महंगाई मार्च, वो मुतासर होगा, और जो उनका स्टैंड है बेसिकली वो भी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है?
देखें, ना तो पीडीएम महंगाई के लिए बनी थी, ना इनका ये जो मार्च की तारीख देने का मकसद है। बज़ाहिरन जो हाँ, बिल्कुल, वो तो आप दुरुस्त कह रही हैं कि ज़ाहिरी तौर पर तो वो यही कहते हैं। और ना ही जो उन्होंने 23 मार्च की तारीख दिया है वो महंगाई की वजह से दिया है, क्योंकि महंगाई की वजह से उन्होंने दिया तो फिर तो फौरी तौर पे इनको एहतजाज करना चाहिए। और अगर आपको याद हो, अक्टूबर के महीने में जब इन्होंने फैसलाबाद में जलसा किया था, तो फैसलाबाद के जलसे के फौरन बाद अगले दिन इन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान किया था महंगाई की वजह से। तो उसके बाद फिर इन्होंने 4 महीने के लिए अब रेस्ट और इस तरह से तहरीकें नहीं चला करती। और जैसे इस पे तो अदील भाई से बात कर चुके हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली और गैस की प्राइसेस कम होंगी और डेफिनेटली पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ सिद्दीक अवाम के अंदर भी वजीर आज़म इस वक्त जा रहे हैं, उनसे राबते उन्होंने तेज कर लिए हैं। बिल्कुल, मैं इसी पे आता हूँ। और मारिया ये भी देखें कि पाकिस्तान जो है उसके इंपोर्ट बिल में सबसे ज्यादा जो हम पैसे खर्च करते हैं वो जाहिर है ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाने के लिए करते हैं। आपका जो दूसरा सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया है। इमरान खान पर एक तनकीद होती है, इमरान खान पर एक इल्जाम लगता है, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान को तमाम चीजें इदारे मैनेज करके देते हैं। अब इमरान खान ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया है। उसकी वजह यह है कि उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि पिछले 3.5 साल में उनकी हुकूमत के बारे में जो परसेप्शन बना दी गई है वो ये बना दी गई है कि ये बदतरीन हुकूमत है, नाकाम तरीन हुकूमत है और इस करप्ट हुकूमत है, नाअहल है, नातजुर्बाकार है। और वजह यह है कि मारिया देखें, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस तरह से कोविड आया, उसने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया। और आप रिपोर्ट्स पढ़ के देख लें, किसी मुल्क में 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है बेरोजगारी का, कहीं पे 70 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, कहीं पे लाखों रोज बेरोजगार हो गए, कहीं पे मईशत बहुत नीचे चली गई है, करेंसियां गिर गई हैं, बहुत ज्यादा पूरी दुनिया को जो है वो इस कोविड ने झटके दिए हैं। अब आ जाए इमरान खान साहब ने, जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब ने अवाम में खुद जाने का फैसला किया है। इस हवाले से हमारे दोस्त तारिक अजीज साहब की खबर भी थी कि इमरान खान साहब ने यही कहा है कि आप पीडीएम को टारगेट ना करें बल्कि अपनी कारकर्दगी बताएं मीडिया पे जाके भी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि वफाकी पिछले 13 दिन की अगर सिर्फ बात कर लें, वफाकी दारुल हुकूमत और 3 सूबाई दारुल हुकूमत, केपीके में पेशावर, सिंध में कराची, पंजाब में लाहौर, और फिर इसी तरह से एक जो इमरान खान साहब का आबाई हल्का है जो उनका घर है मियां वाली, यहां पर प्राइम मिनिस्टर पिछले 13 दिनों में उन्होंने विजिट किए हैं और किन चीजों के बारे में बता रहे हैं। और ये भी आप देख लें कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे अब वो लोगों को जाके बता रहे हैं और एक परसेप्शन चेंज करने की कोशिश। जैसे आप ये देखें कि अभी 6 दिसंबर को वफाकी दारुल हुकूमत में हुआ जो कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव है, जिसके ऊपर हमने बात भी की थी। ये मुल्क की तारीख का खेलों का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। फिर इसी तरह से मारिया 8 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो पेशावर गए और पेशावर उन्होंने जाके और जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है कि 75 लाख खानदान केपीके के उनको 10 लाख रुपए तक की हेल्थ फैसिलिटी है वो इलाज करा सकते हैं और ये कार्ड दोबारा रिचार्ज भी हो सकता है। फिर उसके बाद 10 दिसंबर को इमरान खान साहब कहां गए? कराची गए। ग्रीन लाइन का उन्होंने इफ्तिताह किया और बताया कि 4 की तारीख दी जो पानी का सबसे बड़ा मंसूबा है। क्लेम करती है कि हमने शुरू किया। जाहिर है वो तो हर चीज के क्लेम करते हैं। जो भी पाकिस्तान में मामला होता है तो वो कहते हैं हमने ये शुरू किया था। शुरू करना आसान होता है। नवाज शरीफ साहब ने तो कई जिलों में जाके एयरपोर्ट्स का भी ऐलान कर दिया था। तो ऐलान करना आसान होता है, चीजें एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होती हैं। और इस हवाले से उमर साहब ने चैलेंज दिया है, वो चैलेंज अभी तक नून लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इमरान खान साहब जो कराची में उन्होंने 3-4 और मनसूबों की तारीखें दी हैं। K4 मनसूबा का मुकम्मल हो रहा है, KCR और इसी तरह से जो वहां पे ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं और जो वफाक काम कर रहा है वो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। और वहां जाकर भी अब वफाक ये मैसेज दे रहा है सिंध में कि देखें हम पंजाब में हेल्थ कार्ड दे रहे हैं 100%, KPK में दे चुके हैं, GB में दे रहे हैं, AJK में दे रहे हैं और यहाँ पे ये नहीं दे रहे। तो उससे भी एक जाहिर है टफ टाइम तो मिल रहा है पीपल्स पार्टी को। यही वजह है कि जो मुराद अली शाह साहब हैं वो पाकिस्तान से अलग होने की धमकियां दे रहे हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि कराची में इमरान खान साहब जाके जो मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तो चीजें एग्जीक्यूट होना नजर आ रही हैं कि वफाक जो पैसे खर्च कर रहा है। इसी तरह से नालों की सफाई तो वफाक ने की है, ट्रांसपोर्ट का पहला मनसूबा वफाक लेके आए। आपने क्या किया जो 40-50 साल से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब 11 दिसंबर को मियावाली गए, जहां उन्होंने 6 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है, जिनमें से हमारी अगर आप मुझसे पूछें ये जो बलकसर मियावाली और फिर इसी तरह से आगे जो मुजफ्फरगढ़ तक रोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम वो अजलात हैं, यानी आप चकवाल की बात करें, तलागंग की बात करें, मियावाली की बात करें, लिया, फिर इसी तरह से बखर, मुजफ्फरगढ़, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट और तकरीबन आधा साउथ पंजाब जो है वो इसमें आता है। फिर इमरान खान साहब जनाब 13 दिसंबर को लाहौर गए, वहां उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का जो है उसके हवाले से तकरीब हुई और 440 अरब रुपए तकरीबन आप ऐसा समझे मारिया कि ये कोई तकरीबन 3 अरब या 2.5 अरब डॉलर खर्च कर रही वफाक की हुकूमत
ये हेल्थ सिस्टम के ऊपर और पंजाब हुकूमत लोगों के, पंजाब के लोगों के लिए, तमाम पंजाब के शहरियों के लिए इस पर दिलवाले से तफसील से बात भी की थी। तो बताने का मकसद यह है कि एक तरफ आलमी मार्केट से अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए और पीडीएम के लिए बुरी खबरें हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो मंसूबे थे वो अब अंजाम को पहुंचना शुरू हो गए हैं, कंप्लीट होने की तरफ पहुंचना शुरू हो गए हैं, मुकम्मल होने की तरफ। और इमरान खान साहब एक ऐसे टाइम में खुद अवाम में जा रहे हैं और जाके तकरीर कर रहे हैं और अवाम को बता रहे हैं। और आप एक और चीज देखें, पिछले 13 दिन में इमरान खान साहब ने जितने खिताब किए हैं उसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी पे बात की है, उन्होंने पीडीएम को ज्यादा टारगेट नहीं किया। तो अब पीडीएम के पास क्या मंजन बचा बेचने के लिए? देखिए, पीडीएम के पास कुछ भी नहीं है उस तरह से, वो वही पुराने इल्जामात जो वो पहले लगाया करते थे। लेकिन सवाल यह है कि वो बनी किसके लिए थी पीडीएम? उन्होंने कल हम ऐसे करते हैं, जरा प्रोग्राम में बात कर लेंगे कि पीडीएम जब बनी थी तो क्या कहा गया था, और इस एक साल से ज्यादा अरसे में उनमें से कोई एक चीज भी उन्होंने मुकम्मल नहीं की, अपने ही जो उन्होंने ऐलान किया था उनके मुताबिक। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो, इस तरह से कंपैरिजन किया गया कि अगर आलमी मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान पे पड़ेगा, और जब पाकिस्तान पे पड़ेगा तो यहाँ पर महंगाई कम होगी, और जब महंगाई कम होगी तो पीडीएम जो एक नैरेटिव लेकर आ रही थी महंगाई का, उसको बहुत बड़ा धचका लग सकता है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको बताएंगे कि आइंदा इंतखाबात जो आने वाले हैं उसमें नून लीग का जो वजीर आजम का उम्मीदवार होगा वो कौन होगा। दो मुख्तलिफ मुतजाद बयानात सामने आ रहे हैं, एक साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब का और दूसरा तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर साहब का। दोनों इस हवाले से क्या कह रहे हैं ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आइंदा इंतखाबात में नून लीग का वजीर आजम का उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पर साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर सदर शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, जरा पहले ये सुनिए। और इसी सेम सवाल पर तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा ये भी सुने। सिद्दीक, पहली बात क्लैरिटी नहीं है बयानात में, सीनियर ओहदों पर हैं नून लीग के, एंड सेकेंडली क्या आपको लगता है कि वजीर आजम का उम्मीदवार होने के लिए क्राउड पुलर होना इज इनफ? देखें मारिया, ये वही चीज़ है जो हमने इसी प्रोग्राम में यहीं बैठकर डिस्कस की थी। क्या बताया था कि पहले बयानिया था वोट को इज्जत दो, फिर बयानिया क्या हुआ, इसी बयानिए के ऊपर बनी पीडीएम। जब पीडीएम बन गई अब क्या मामला है, उस पर मैंने आपको बताया था कि अब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को मौका दो, मौलाना कहते हैं पीडीएम बनाने के मकासद को इज्जत दो, और मरियम कहती हैं फौज और अदलिया पर हमले तेज कर दो। और यह भी बताया था कि अब बयानिया जो है इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर हैं, और नवाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ को टाइम दिया जाए। और ये भी हम बता चुके हैं कि मरियम नवाज साहिबा को बेटे की शादी के नाम पे ये जो छुट्टी पर भेजा गया है कि वो अब मुदाखलत नहीं करेंगी, उसके कुछ वजूहात हैं। फिर इसी दौरान आप इंटरेस्टिंग बात यह देखें कि जब पूरा मुल्क जो है वो सोगवार था साने सियालकोट पर, तो शहबाज शरीफ साहब अचानक मंजर आम पर आते हैं और मरियम साहबा की 48 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, यानी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आप समझ लें या उसके बाद आप कह लें कि 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, फौज के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, और वो अपना वो बयानिया काम को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और टारगेट वो किसको करते हैं? इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल टारगेट नहीं करते। और उसमें शहबाज शरीफ साहब, मुझे याद नहीं रहा वरना हम टीम को कहते तो वो निकाल लेते, कि शहबाज शरीफ साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं अपोजिशन में, मुतहदा अपोजिशन में भी बहुत एक्टिव हूं, पीडीएम में भी बहुत एक्टिव हूं, पार्टी के अंदर भी बहुत एक्टिव हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान था शहबाज शरीफ साहब का। और अब इस वक्त क्योंकि कंट्रोल शहबाज शरीफ साहब का है, ये इस वक्त जो डील की कोशिशें हो रही हैं, जो मफाहमत की कोशिशें हो रही हैं, उसमें एक मैसेज देने के लिए ये मैसेज 3 जगहों पर दिया गया है। एक, इदारों को मैसेज दिया गया है कि जी शहबाज शरीफ आप हमारे वज़ीर आज़म होंगे, आप मेहरबानी करें, मरियम साइडलाइन है, नवाज शरीफ भी पीछे हट गए, शहबाज शरीफ होंगे, और शहबाज शरीफ क्योंकि मफाहमत की बात करते हैं तो हम अपने काउंटर भी तो करें ना मोहम्मद जुबैर साहब जी। वो देखिए मोहम्मद, ये क्या मैसेज, ये गुड कॉप बैड कॉप है। और दूसरा ये है कि इन्होंने वो भी घर राजी रखना है ना, जो इनके साथ इसलिए है कि ये फौज पे हमले करते हैं, उनको भी तो राजी रखना है ना, कंफ्यूजन रखनी है, उन्होंने कंफ्यूज रखना है। और कंफ्यूज रखने की वजह यह, एक इदारों को ही पैगाम दे रहे हैं, दूसरा पैगाम ये हुकूमत को दे रहे हैं कि देखें हम आप शहबाज शरीफ को आगे कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ का ये यही तासुर देते हैं कि शहबाज शरीफ के मामला जो हैं वो तय हो सकते हैं। और तीसरा मैसेज ये अपनी पार्टी को दे रहे हैं। मारियम, इसलिए जरा थोड़ा सा अपने प्रोग्रामों का हवाला दे रहा हूं क्योंकि ये उन्हीं का सीक्वेंस है। ये भी आपको याद होगा, हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि नून लीग के जो
विनिंग हार्सेस हैं, जो ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग हैं, उन्होंने इनको डेडलाइन दी हुई है 31 दिसंबर तक की, कि 31 दिसंबर तक हमें बता दो मफाहमत क्या या मज़ामत narrative होगा। और फिर तारिक अजीज साहब की वो खबर आप याद करें, जिसपे प्रोग्राम में हमने बात भी की थी, जो साद रफीक साहब के घर मुलाकात हुई थी, जिसमें सब बड़ों ने और बशमूल शाहिद नबासी सब ने यह तय किया था, सब एग्री हुए थे कि अब मफाहमत पे हमें जाना चाहिए, मज़ामत पे जाएंगे, पार्टी तितर बितर हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये हमारी एक चाल है, देखते हैं ये चाल के साथ कामयाब होती नहीं होती, क्योंकि ये बात शहबाज शरीफ साहब एक ही सूरत में वो आ सकते हैं कि अगर वो कोई डील लेने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके अभी मुझे कोई चांसेस जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन नदील, यहाँ पर एक बात ये भी तो है कि मरियम नवाज साहबा पर भी केसेस हैं और शहबाज शरीफ साहब पर भी केसेस हैं, तो कौन इन केसेस से क्लियर होकर वजीर आजम का उम्मीदवार बन सकता है? और आखिर बेसिकली ऑप्शंस हैं क्या नून लीग के पास वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए? देखें, हमारे निज़ाम में देखें कितनी हमारी बदकिस्मती है कि बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग का मतलब है शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी का मतलब है जरदारी खानदान, और इनमें जो मौजूद जमहूरियत का भाषण देने वाले लोग हैं, आइन की और कानून की बालादस्ती का भाषण देने वाले लोग हैं, इनकी ये और उस कुएं से बाहर देखने के लिए तैयार ही नहीं है। इनकी नजर में यानी जमहूरियत का मतलब नवाज शरीफ है, जमहूरियत का मतलब शहबाज शरीफ है। ये तो आपके मुल्क में जमहूरियत का हाल है कि इसके अलावा अगर ये नहीं है तो वो सियासी निजाम नहीं है, सियासी जमात नहीं है, इवन वो सिलेक्शन को भी नहीं मानते अगर ये लोग नहीं है। तो इन्होंने भी गुलामी की हद कर दी है जो लोग ये बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? आप अपने मुल्क में तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन जो लोग नाअहल हैं, जिनको आपके मुल्क की अदालतें नाअहल करार दे चुकी हैं, आइन के तहत, कानून के तहत सजा याफ्ता हैं, बल्कि इश्तिहारी भी हैं, लेकिन आपके मुल्क में क़यादत का इतना बड़ा बुहरान है कि अब उनके बारे में बात की जा रही है, और जो लोग इवन उनके नाकदीन हैं वो भी यही समझते हैं कि कल कोई आ सकते हैं। ये आपके बेसिकली सिस्टम का बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, ये तमांचा है। बेसिकली ये जो बात करते हैं ना जमहूरी इक़्तिदार की, ये तमांचा है। और ये परसेप्शन किसने बनाया है? ये हमारे मुल्क की अदालतों में बैठे उन लोगों ने बनाया है जो माजी में जिस अंदाज में ये टेलीफोन कॉल्स पे डायरेक्शन देते आए, माजी में ये जिस तरह रिलीफ लेते आए, तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि लोग कह रहे हैं हो सकता है कोई मसला नहीं है, ये ताहियात नायल हो गए हैं, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, ये रिवर्स हो जाएगा। इनके अपने लोग, इनकी अपनी जमात में से तो लोग कह ही रहे हैं, इनकी अपनी जमात से बाहर बैठे लोग भी ये कह रहे हैं। तो यही अगर मरियम नवाज को अदालती रिलीफ नहीं मिलता, अब मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब का FIA वाला केस भी नहीं हल होता, उनको भी रिलीफ नहीं मिलता, वो भी जेल चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ऑप्शन क्या हो सकता है? बस ये पहली तो बात है कि मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो शहबाज शरीफ को और उनके साहबजादे को कभी भी आने के लिए वो रजामंद हों। अभी इस वक्त शरीफ खानदान की सिर्फ एक ख्वाहिश है सबसे बड़ी कि हमें किसी तरीके से केसेस में कोई रिलीफ मिल जाए। वो नहीं मिलना जिस तरह ये माजी की तरह तवक्को कर रहे हैं। वो अगर ये बेगुनाह हैं तो ये अदालतों से ही इन्होंने बेगुनाह होना है। ठीक है, इन्होंने नहीं आने देना शहबाज शरीफ को या हमजा को। असल तो यही तो बता रहा हूं कि PMLN में जमहूरियत का मतलब शरीफ खानदान है और शरीफ खानदान में जमहूरियत का मतलब मियां नवाज शरीफ है, चाहे वो ताहियात नाहल हैं, सजा याफ्ता हैं, इश्तिहारी हैं। ये आपके मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया। आप देखें शहबाज शरीफ साहब की भी हम बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब पर जो केस है और जो कल 4000 सफात पर मुश्तमिल चालान पेश हुआ है, आमदन से जायद असासों का केस अलग से नैब में चल रहा है, और आपके मुस्तकबिल की क़यादत जो है उसके लिए तमाम लोग इन लोगों पर नजरें लगाए बैठे हैं। मुल्क में क़यादत है ही नहीं है, इसका मतलब है। और ये जो बड़े बड़े जमहूरियत का भाषण देने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, यही रजा रबानी लोग, ये तमाम ये जो आइन साज बने हुए ये पार्लिमान में, लेकिन ये कहते हैं
कि जमहूरियत का मतलब बिलावल या जरदारी है, यहां PMLN कहती है जमहूरियत का मतलब नवाज हमें शरीफ। जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन चेंज करना होगी, जो ओरिजिनल है उसी पर हमें काम करना होगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कल हमने स्टोरी की थी बेसिकली कि शहबाज शरीफ साहब का पैसे लेकर सरकारी ओहदे देने का एक स्कैंडल सामने आता है, जिसमें शहबाज शरीफ ने किस तरह से गुजरात के औरंगजेब भट्ट से 2 चेक लेकर उन्हें ओहदे से नवाजा है। इस पर FIA ने भी सवालनामा दिया था, जिस पर शहबाज शरीफ साहब का जो जवाब आया था वो यही था कि इस पर वो अपनी कानूनी टीम से, अपने वकील से मशवरा लेंगे और फिर आगे बताएंगे कि क्या करना है, किस तरह से होगा। इस पर प्रोग्राम के ब्रेक के बाद हम इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तरीका वारदात की एक नई कहानी सामने आई। एक स्टोरी कल भी आपके साथ शेयर की थी। सिद्दीक, ये बताएं कि शहबाज शरीफ में किस तरह से पैसे लेकर और लोगों को ओहदों से नवाजते रहे। देखें, ये हम उससे आगे चलेंगे जो कल हमने बताया। जिस तरह आपने कहा कि नया तरीका वारदात है कि 50 लाख रुपए लिया, वो अपने नायब कासिद जो है उनके अकाउंट में जमा कराया। उसके बाद उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसे ओहदे से नवाज दिया गया जिसमें काफ़ी पैसे भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने प्रपोजल भी देनी थी। वो कल हम ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जब FIA ने इनको बुलाने की कोशिश की औरंगजेब भट्ट साहब को, तो ये टाल मटोल करते रहे, बहाने करते रहे और भागते रहे FIA से। लेकिन फिर इनके बेटे वो आए, इनके बेटे का नाम है असलम ज़ेब भट्ट। उन्होंने FIA को क्या बताया? उन्होंने ये तस्लीम किया, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है, ये हम FIA के जो चालान है उसके पेज नंबर 55, 56 से बता रहे हैं, और ये पैराग्राफ नंबर 49 और 50 से मैं बता रहा हूं कि उनके बेटे ने बताया और ये एतराफ किया कि जी बिल्कुल मैडर टाउन लाहौर के घर H180 में एक मुलाकात के दौरान ये चेक शहबाज शरीफ साहब को दिए गए थे और असलम भट्ट की जानिब से FIA को बताया गया था कि उनके वालिद जो हैं वो नून लीग के रहनुमा हैं। और ये बहुत बड़ा उन्होंने ये एतराफ किया, शरीफ खानदान के असर और रसूख के डर से वो या उनके वालिद ऐसा कोई फॉर्मल बयान नहीं देंगे। तस्लीम भी कर लिया और कहा कोई ऐसा फॉर्मल बयान नहीं देंगे कि ये चेक एक मीटिंग में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को एक मीटिंग में दिए गए थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने इंकशाफ किया बिल्कुल उसी तरह से जैसे राना शमील साहब के बेटे ने ये इंकशाफ किया कि उनके वालिद नून लीग के अहदेदार रहे। उनके बेटे ने ये इंकशाफ किया कि उनके वालिद नून लीग के दौर में अगर नून लीग आती है तो वो पाकिस्तान के सदर भी बन सकते हैं, और भी उन्होंने कई इंकशाफात किए। तो यहाँ पे असलम ज़ेब भट्ट साहब भी इंकशाफ कर रहे हैं कि सिर्फ ये 2 चेक नहीं थे, बल्कि 2013-14 में 10 लाख के मजीद 4 चेक भी उनके वालिद ने शहबाज शरीफ को दिए थे। उसके बाद ये लेकिन FIA ने लिखा है कि ये चेक जो हैं, ये जो मजीद चेक हैं, और ये इसलिए मजीद चेक नहीं उसका हिस्सा बनाया जा रहे इस चालान का, क्योंकि उनका उन 14 अकाउंट्स के साथ, 14 लोगों के अकाउंट्स के साथ ताल्लुक नहीं एस्टैब्लिश हुआ, इसलिए उसको हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन ये चीज किसी और केस चल रहा है उसके साथ 2 चेक से एसोसिएट है, 2 हैं 25-25 लाख वाले, 50 लाख के चेक हैं, जिनकी वजह से फिर बाद में उनको ओहदे से नवाजा गया। चेक गुलजार खान के अकाउंट में जमा होते हैं। गुलजार खान के अकाउंट से, मरहूम के अकाउंट से कौन निकलवाता है? मसरूर अनवर साहब। मसरूर अनवर कौन है? जो ऑथराइज है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि वो उनका चेक जब लेकर जाएंगे वो पैसे निकलवा भी सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं, वो कैश बॉय है। तो ये इस तरह से एस्टैब्लिश किया है FIA ने तल्लुक शहबाज शरीफ साहब का इस तरह से कि वो कैसे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे थे। ठीक है। और इसी तमाम में अदील मिडिलमैन कौन रहा है, कौन इस दोनों पार्टीज को अकोमोडेट करता रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जिस टीम ने ये तहकीकात की हैं, डॉक्टर रिजवान, डायरेक्टर FIA लाहौर, मैं समझता हूं कि उनको इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं, इनके खिलाफ ये पुलिस अफसरान अपना मुस्तकबिल को देखते हुए वो इन पे हाथ नहीं डालते। वो कहते हैं कल कोई नहीं, लोगों ने आकर बैठ जाना है, तो हमें क्या जरूरत है अपनी नौकरी कल को मुश्किल में डालने के लिए। तो डॉक्टर रिजवान साहब जैसे जो ईमानदार अफसरान हैं, ये जहां भी रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ये रहा है कि इन्होंने उस वक्त के या उस इलाके के तगड़े लोगों पर भी जो है ना हाथ डाला। और ये असलम मडियाना से ये मामला शुरू हुआ जब ये पहली मरतबा लाइमलाइट में आए, फिर इस्लामाबाद में SSP रेस दौरान, फिर इसके बाद ये जहां जहां FIA में रहे हैं, और ये असगर खान केस के मामले में भी जब FIA सारे मामले की तहकीकात कर रही थी, तो डॉक्टर रिजवान साहब बड़े अपराइट ऑफिसर हैं। अब इन्होंने जो चालान तैयार किया है, इनकी टीम ने जो चालान तैयार किया है,
उसमें वो शवाहिद सामने आए हैं कि जो नाकाबिले तरदीद हैं, और इसमें शहबाज शरीफ साहब को अब अदालत में इनके लिए एक मुश्किल जो है वो खड़ी होने जा रही है। अब ये जो रमजान शुगर मिल्स के नायब कासिद गुलजार अहमद के हवाले से इन्होंने कहा कि जो बेनामी अकाउंट में जमा कराई गई ये 50 लाख रुपए की जो रकम है, और उन्होंने कहा इसमें रिपोर्ट में कहा है कि ये रिश्वत की, यानी एक किस्म की जो रिश्वत है, इससे जुड़ी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की ये मिसाल साबित करती है कि इन बेनामी अकाउंट्स को दीगर मकासद के साथ साथ शहबाज शरीफ के बिहाफ पर नामुनासिब जराए से हासिल करदा रकूम इकट्ठी करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि रमजान शुगर मिल के नायब कासिद गुलजार अहमद खान का अकाउंट इनके अपने कंट्रोल में नहीं था, बल्कि मरकजी मुलजिम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के कंट्रोल में था। और उन्होंने यह कहा कि नाजायज दौलत इकट्ठी करने के लिए शहबाज शरीफ को इन बेनामी अकाउंट्स पर कंट्रोल था। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो 16 अरब रुपए की ये मनी लॉन्ड्रिंग या अकाउंट्स के जरिए ये जो रकम जो इकट्ठी की गई, पहले ये 25 अरब रुपए के नाम से ये केस जाना जाता था। उसमें जो मुश्ताक चीनी है उसने वादा माफ गवाह बन के, या उसने बहुत सारी चीजें उसकी जस्टिफिकेशन है दी। उसने बताया कि वो जो 9 अरब रुपए की रकम है वो कैसे कहां एडजस्ट हुई। तो एफआईए ने इस केस को मजबूत बनाने के लिए कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात ना रहे कि अदालत में जाके आगे सुबकी का सामना करना पड़ सके, उन्होंने कहा कि जो 16 अरब हैं इन 25 अरब में से, इसके हवाले से चूंकि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और इनमें अदालत में एफआईए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि आगे जाकर वो इस केस को जीत सकते हैं, जीत लेंगे, तो ये मामला 25 अरब से 16 अरब रुपए पे आ गया है। और इस मामले पे ये जो 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो जिल्दें अदालत में पेश हुई हैं। लेकिन यहां मैं एक और चीज भी ये अता तारड़ साहब के हवाले से बात करना चाहता हूं, जिनके दस्तखतों के साथ ये नोटिफिकेशन निकलते हैं कि आप देखें कि ये किस तरह ये जो अफसरान होते हैं ना, इन्हें फिर पता होता है कि हम नौकरियों पे रहें या ना रहें, फिर हमने बाद में जाकर इनके साथ या इन्होंने किस तरह ओब्लाइज करना होता है। अब वही सियासी रहनुमा बने हुए हैं, वही अता तारड़ साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी आइन कानून की बालादस्ती और जमहूरी इख्तियार की बातें कर रहे होते हैं, और किस तरह उनके दस्तखतों से क्या क्या चीजें निकल रही थी। और शवाहिद मौजूद है अदील, तमाम चीजें यहीं पर मौजूद हैं, गवाहान भी मौजूद हैं, और तमाम के तमाम चीजें ट्रेसेबल भी हैं। कब, कहां, कौन से अकाउंट में कौन सा डेटा ट्रांसफर हुआ, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, तो फिर इस प्रोसेस में इतना डिले क्यों आ रहा है? जब एफआईए एक चालान देती है शहबाज शरीफ साहब को कि इसका जवाब दिया जाए, तो फिर आगे से ये कहते हैं हर सवाल में कि वकील जवाब देंगे, कानूनी टीम से भी मशवरा करेंगे। उन्होंने तो सवालनामा ये भी देखा है, जबकि उसको बहुत टाइम हो चुका है कि उनके पास सवालनामा मौजूद था, तो फिर डिले क्यों हो रहा है इसमें इतना ज्यादा? डिले आपने देख नहीं लिया कि मरियम नवाज साहिबा वाले केस में चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। अगर इतनी क्लैरिटी इनको अपने केसेस के हवाले से हो, तो जो अपील जो कि इन्होंने दायर की हुई है उसको जल्द अज जल्द निपटाने के हवाले से तमाम सबूत ये अदालतों में ना पेश कर दें। अदालत फैसला नहीं दे सकती इस मामले पे? असल में मसला हमारे निज़ाम इंसाफ में बड़े मसाइल हैं, और यही वो चीज है जो बदगुमानी अवाम में पैदा करती है। यही वो बात है जो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि इन्होंने दोबारा कोई मसला नहीं है, नाअहली है तो कोई मसला नहीं है, जेल गए हैं कोई मसला नहीं है। ये हमारे मुल्क में ये जिस एतमाद के साथ ये शाहजेब साहब के प्रोग्राम में बैठ के मरियम नवाज साहिबा के स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे कि जी वो बाहर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हमें पता है कि इन्होंने, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपके सिस्टम का या आपके निजाम का ये सुकम नहीं बल्कि फेलियर है। अच्छा। कि एक सजा याफ्ता शख्स, एक नाअहल ताहयात नाअहल, आपका आईन पाकिस्तान कह रहा है, ये कोई नहीं कह रहा, किसी शख्स ने नहीं करार दिया, आपका आईन करार दे रहा है। उसके बाद भी लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम ही हैं, और तमाम लोग ऑल वी नीड इज कि हमारा प्रोसेस जो है वो तेज हो, ताकि जो भी एक्शन लेने हैं या जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो ऑन टाइम लिए जा सके, और इस तरह से जो क्लाइंट्स हैं जो लेट टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो कारआमद ना हो सके। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।